बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों, मालूमाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स जो कि काश्तकारों के लिए मुस्तफीद हों। काश्तकार जो हज़रात भाई है, मैं पिछले भी सारे प्रोग्राम्स में रिपीट करता जाता हूं कि वो महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो आपके लिए बना हुआ है, खसूसन बिलखसूस काश्तकारों के लिए। काश्तकार की जमीन का मसला, कोई पानी का मसला, किसी किस्म की कोई खादों का मसला, फर्टिलाइजर, सीड्स का मसला, किसी किस्म का भी है, तो यहाँ पर हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग सारी चीजें रिसर्च पे आपके लिए बैठे हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीकात करते हैं, नई चीजें डेवलप करते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। इनका मंशूर ही यही है, मकसद ही यही है, ये बैठे ही आप लोगों के लिए हैं। तो काश्तकार हजरात के लिए बिल्कुल रिक्वेस्ट है मेरे से, मैं हर प्रोग्राम में स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि काश्तकार हजरात प्लीज आप महकमा ज़राअत पंजाब के साथ काम करें। इनके फील्ड असिस्टेंट से लेके डायरेक्टर जनरल तक, सेक्रेटरी तक, सब लोग आपके लिए, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब जो है ये काश्तकारों का महकमा है। अक्सर में देखा जाए तो ये आप अगर मिलके काम करेंगे तो काश्तकार भी जो है हजरात बहुत है, काश्त भी बहुत ज्यादा होगी और फसल की पैदावार बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें आप तरक्की करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा। आज हम जिस हवाले से यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं वो है तेलदार इजनास। हमारा मुल्क तेलदार इजनास कितनी तरक्की कर रहा है, क्या तेलदार इजनास कौन कौन सी हैं हमारे मुल्क में, क्या कर रही हैं, इसकी क्या अहमियत है। कैनोला ऑयल है, दूसरे सनफ्लावर ऑयल्स हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि हम लोग कुकिंग ऑयल्स में भी यूज करते हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल होते हैं। हम लोग आज इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद रियाज, चीफ साइंटिस्ट हैं ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में हम लोग बैठे हैं इस वक्त। आपको पता है कि अयूब रिसर्च फैसलाबाद एक बहुत बड़ा इदारा है। मैं समझूंगा कि इस इदारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में तमाम इकसाम की, चाहे कि सब्जियां हों, चाहे कि वो ज़री इजनास हो, किसी किस्म की भी, तमाम की तहकीकाती इदारा है, तमाम की रिसर्च होती है और हर चीज डेवलप करके आप तक पहुंचाई जाती है, क्या वो ख्वा हाइब्रिड हो, क्या वो खाद हो, क्या वो किसी भी किस्म की चीज हो। तो मैं चलता हूं अपने मेहमान की तरफ। मोहम्मद रियाज चीफ साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और तेलदार इजनास के बारे में आज इनसे पूछेंगे। हम फील्ड वर्क में भी जाएंगे, इनके साथ जो इनके वर्कर्स हैं नीचे उनसे भी बात करेंगे और फील्ड वर्कर्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे बात करके और ज्यादा मुस्तफीद होंगे। काश्तकार हजरात को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज मैं पहुंचाने वाला हूं इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, मोहम्मद रियाज साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, आज तेलदार इजनास के ऊपर मेरा प्रोग्राम है और माशाल्लाह आप चीफ साइंटिस्ट हैं और हमने आज आपसे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होना है, बल्कि हम लोगों ने भी काश्तकारों को भी बताएं, क्योंकि काश्तकार हजरात अक्सर व बेशतर ये देखने में है कि महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिल के काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी ना जमीन का पता लगता है, ना पानी का उनको पता लगता है, और वो लोग मेरा ख्याल है अपनी काश्त को, फसल को खराब कर बैठते हैं या फिर कम पैदावार लेते हैं। तो इस सिलसिले में आज जो तेलदार इजनास हैं, ये बताइएगा कि तेलदार इजनास की हमारे यहाँ सूबे पंजाब में या पूरे मुल्क में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लाहौर से चलकर इधर हमारे पास स्पेशली आए हैं ताकि किसान भाइयों को तेलदार अजनास के बारे में आगाही दे सके। तो इस सिलसिले में मेरे काश्तकार बराओ, ये मैं बड़े दिल जमी और बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो हमारा अदारा है ये दिन रात तेलदार अजनास की रिसर्च में मसरूफ़ है। आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है वो जो पेट्रोल और दूसरी डीजल वगैरह है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो तेलदार अजनास हैं, जिस पर 7,000 अरब रुपया जो है वो सालाना खर्च होता है। तो जो तेल हम बाहर से मंगवाते हैं उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। वो पाम ऑयल और सोयाबीन से बना हुआ तेल होता है, उसकी क्वालिटी भी हमारे जो लोकल ऑयल पैदा होता है उससे बहुत कम होती है और उसकी इंपोर्ट के लिए
बहुत सा ज़र मुबादला भी हमें खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। तो हमारा जो अदारा है ये सूरजमुखी, कैनोला, तिल और सोयाबीन पर भी अब काम शुरू कर दिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम तेलदार अजनास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम तैयार करें और इनको ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएं। आपको मालूम है कि तेल जो है ये हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, हर घर की ज़रूरत है और तेल के बगैर हमारा घर का चूल्हा भी नहीं जलता। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सूरजमुखी की काश्त को बढ़ाने के लिए हमारा महकमा हाइब्रिड सीड तैयार कर रहा है, जिसमें पिछले सालों में कई हाइब्रिड हमने नए पैदा किए हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल भी हैं और किसान इनको उगा भी रहा है। तो सूरजमुखी के कुछ मसाइल जो है वो मार्केटिंग के हैं। किसान उगा तो लेता है लेकिन इसकी मार्केटिंग जो है उसमें मसाइल आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ मिलके कि उनके साथ मिलके हम सीड प्रोड्यूस करें और ज़िम्मेदार को उसकी फसल की सही कीमत मिल सके और एट दी स्पॉट वो अपना जो है पैदावार उसको फरोख्त कर सके। अच्छा रियासत, मुझे बताइएगा कि आजकल सोयाबीन का बड़ा शॉर्टेज है और आज आपने देखा कि सोयाबीन वहाँ पे पड़ा हुआ है और इंपोर्ट के महाराही में था, और फिर वो जो मामला हैं वो अब मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल काश्तकार को आगाही देना है, ना कि कोई सियासी प्रोग्राम है। उसमें आपने देखा होगा कि सोयाबीन मतलब कि बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सोयाबीन के लिए हमारी यहाँ पे महकमा ज़राअत पंजाब क्या कर रहे हैं, उस पर किस तरह काम किया जा रहा है? आजकल जो सोयाबीन का इशू चल रहा है कि पोर्ट पे बहुत सारी सोयाबीन के ट्रक पड़े हुए हैं, बहुत से कंटेनर पड़े हुए हैं और उनको अंदर पाकिस्तान के अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही। जी जी। दरअसल वो जीएमओ सोयाबीन है। ठीक है। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉन जीएमओ, यानी उसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की हुई। बल्कि ये आसान बाद में काश्तकार को भी बता दें, हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ये दोनों में क्या फर्क है। हाँ जी, जो जीएमओ सोयाबीन होती है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वो एक जीन डाला होता है। ठीक है। वो बैक्टीरिया से जीन हासिल किया जाता है और उस पौधे के अंदर डाला जाता है। ठीक है। तो उस जीन की वजह से उसमें जो वीड्स कंट्रोल के लिए स्प्रे नहीं करनी पड़ती या वो रेजिस्टेंस होता है प्लांट अगर वो जीन उसके अंदर हो। इसी तरह इंसेक्ट के खिलाफ जो है वो भी रेजिस्टेंस उसमें आ जाती है। लेकिन उसमें ये अब है कि हेल्थ, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है, ये सीड खाने इस्तेमाल होना है खाने के लिए, और इसका जो पोल्ट्री फीड है वो भी खाने के लिए इस्तेमाल होना है। तो वहाँ से जहाँ से ये खरीदा गया है वहाँ से एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जीएमओ लैब से इशू होता है। ठीक है। कि ये हेल्थ को कोई नुकसान नहीं देगा, ये आगे जिसको पोल्ट्री को खिलाएंगे या इंसान को खिलाएंगे उसको हेल्थ का कोई मसला नहीं आएगा, नहीं होगा, कोई उसमें बुरे असरात उस पे नहीं आए, हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो मसला अब ये आ रहा है कि उन लोगों के पास ना तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिससे वो कंफर्म कर सके कि ये हेल्थ के लिए हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है। तो इस वजह से वहाँ पोर्ट पर जो लैब है वो जीएमओ तो शो कर रही है, लेकिन वो चूंकि वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि आया कि ये सेहत के लिए मुज़र है या फायदामंद है या इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसलिए वो इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे। अच्छा, हम सोयाबीन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, महकमा ज़राअत पंजाब क्या कर रहा है? हमारा अदारा जो है अब तक 2 इकसाम नई जिसकी पैदावार भी अच्छी है वो लोकली
अडॉप्ट भी कर चुकी हैं, तैयार कर चुका है और फार्मर को के लिए के बिजाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ना सीड, तो उसके लिए ये होता है कि हमारा जो मौसम है ना वो बाहर के मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। तो जितनी देर यहाँ पर टेस्ट नहीं होता उसका, इस मौसम में, इस दर्जा हरारत में, इस नमी में, उस वक्त तक कोई भी फसल जो है कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए हमने अपने लोकल वसाइल से ये 2 इकसाम सोयाबीन की तैयार की हैं, जो कि बिल्कुल हार्मलेस हैं। ओके। जानवरों के लिए, इंसान के लिए इनका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोल्ट्री फीड इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया मिल्क बना सकते हैं, जो और भी बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि तैयार है इस वक्त, ये फसल हुई नहीं है अभी? तैयार भी है और पास भी हो गई है। गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया है। जिमीदार के सोने के लिए लिमिटेड सीड जो है अवेलेबल है। तो जिमीदार को अब सिर्फ आगाही देनी है कि दूसरी फसलों के साथ साथ इसको भी हमने काश्त करना है। इससे जो एक तो हमारा पोल्ट्री फीड का जो मसला हल हो जाएगा, ये तेल का मसला हल हो जाएगा और इसकी और भी बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनका मसला भी हमें हल हो जाएगा। सर, ये सोयाबीन का जो हमारा मसला है ये आप कह रहे हैं कि हल हो जाएगा। अभी ये जो काश्तकार हजरात सोयाबीन जो है फसल बोएंगे, ये पहली फसल होगी पाकिस्तान में? जी, हमने मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रायल किए हैं इसके। ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक दर्जा हरारत और नमी की ज़रूरत होती है और ये हमने इसकी पॉकेट्स मुख्तलिफ जो है ना आइडेंटिफाई की है। तो मेलसी में हमने ट्रायल लगाए हैं। ठीक है। और इधर सरगोदा साइड पे हमने ट्रायल लगाए हैं, वहां पर ये कामयाब है। अब सिर्फ जरूरत इसकी है कि जिमीदार जो है अपनी किस रोटेशन में इसको सेट करता है। ठीक है। क्योंकि कॉटन के एरिए में भी इसको बिजाई की जा सकती है, इसी तरह हम जो राइस का एरिया है इसमें भी की जा सकती है और जहां पर हम इसको दूसरी वीट के साथ रोटेशन में सेट करना है इसको। डॉक्टर रियाज साहब, ये जो मौजू जमीन चाहिए इसके लिए, आपने पॉकेट्स की बात की है कि मेलसी में और सरगोदा में, तो क्या आया आपने इलाके आइडेंटिफाई किए हैं कि इन इलाकों में ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है और ये फोटो पीरियड सेंसिटिव भी है थोड़ी सी क्रॉप। अच्छा। हाँ जी, कि मिनिमम जो लाइट का पीरियड है वो इसका कितना होना चाहिए, ठीक है, वो भी कंसीडर करना जरूरी है। इसी तरह जो पानी है उसकी भी नॉर्मल जरूरत है इसको। और इसी तरह सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है कि जिमीदार जो है वो अपनी दूसरी फसल को सैक्रिफाइस करके इसको किस तरह एडजस्ट करेगा। यही मैं पूछने वाला था कि वो आया कि उसको कोई इसके प्रॉफिट के बारे में या इसकी मालूमात दी गई है काश्तकार को कि वो इसको अडॉप्ट करे? हमने इसके जो हमारी जो 2 वैरायटीज डेवलप हुई हैं उसके साथ हमने मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार करके जिमीदार को दी है। बस सिर्फ अब जरूरत इस चीज की है कि जिमीदार को आगाही दी जाए और हमें जो सीड को ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है बुनियादी सीड, इसका जो बुनियादी सीड है उसको ज्यादा करके जिमीदार तक पहुंचाने की जरूरत है। उसके लिए हमें जो सपोर्ट चाहिए, जे हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है ना वो इसमें आए ताकि वो जल्दी क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है लिमिटेड है सीड प्रोडक्शन की। तो हम प्री बेसिक जो सीड है, प्री बुनियादी सीड जो है उनको दें, वो इसको मल्टीप्लाई करके जिमीदार तक सर्टिफाई सीड पहुंचाए। तो क्या रिस्पांस आया आपको प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, या कि अभी तक आप प्राइवेट कंपनीज बिलिंग हैं? तो हमने ये पिछले दिनों जनाब सेक्रेटरी साहब ने हमसे अगले 5 साल का प्लान इसी सिलसिले में मांगा था, तो हमने उनको प्लान दे दिया है कि हम अगर हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए और हम MOU साइन करें प्राइवेट कंपनियों के साथ ताकि वो इसको मल्टीप्लाई कर सकें। और
थोड़ा सा हमें जो है ऑपरेशनल कास्ट दे, तो इसमें हम तकरीबन 2-3 साल में 10-15 गुना जो है ना सीड प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। ऐसा भी बताइएगा कि काश्तकार को इसमें जब तक कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आएगी, क्योंकि राइस जो है वो बड़ा प्रॉफिटेबल जा रहा है इस वक्त, कॉटन जो है वो प्रॉफिटेबल है, या इस वक्त जो कमाद है, ये सारी चीजें उनकी नजर में और साल हर साल से ये काम कर रहे हैं। सोयाबीन को जब तक प्रॉफिटेबिलिटी इसकी नहीं है सही तरह तरीके से काश्तकार को पता लगेगी, इसकी अवेयरनेस के लिए क्या है? आपने उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को तो मिला लिया है, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये काश्तकार को भी कोई फायदा देगी? बिल्कुल देगी जी। यानी है कि कॉटन या राइस के बराबर इनके ये अब जैसे अब पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, अब जो हमारा चिकन का रेट यकदम बढ़ गया है, वो फीड की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से बढ़ा है जी। ठीक है, ठीक है। तो अब पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग हमसे आके रब्ता कर रहे हैं कि हम मिलकर तो इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो हमने यही उनसे कहा है कि हम एक कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, रिसर्च वाले, एक्सटेंशन वाले, प्राइवेट सेक्टर और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये सब मिलकर इसको लेके चलते हैं। इसका सीड जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और देते हैं। और उसके क्योंकि अब फार्मर से जितना भी सीड प्रोड्यूस होगा ये पोल्ट्री इंडस्ट्री नहीं छोड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री की अब जरूरत बन चुका है, इसके बगैर अब कोई चारा भी नहीं है। तो हमें ये अब इसको बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। जैसे ऑल ओवर पूरे सीड का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सीड प्लान्स जो हैं ऑयल सीड के हवाले से क्या प्लान्स हैं हुकूमत के? क्योंकि ये तो एक सोयाबीन है, ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम आई तो हम जाग उठे कि जनाब अभी हमें सोयाबीन भी इसको बोना है और ये यहाँ भी हमारे काश्त होना चाहिए आके। बड़े जरखेज जमीन है हमारी और इसको पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये दैट इज एन अदर इशू, अदर टॉपिक। लेकिन अभी जो पूरा ऑल ओवर तेलदार इजनास जो हैं उनके बारे में कोई प्लान्स हैं उसकी तरक्की के, कोई हाइब्रिड सीड्स के या कोई और क्या प्लान्स हैं हुकूमत पंजाब के साथ और महकमा ज़राअत पंजाब के साथ? जी ऐसे है कि हुकूमत ने पिछले 2-3 साल से इसको प्रमोट करने के लिए इस पे सब्सिडी भी दी है, ये ऑयल सीड के तमाम सीड्स पे। ठीक है। जो 5,000 रुपया पर एकड़ वो सब्सिडी दे रहे हैं सीड पर। ठीक है। तो ये भी इसको प्रमोट करने का एक जरिया है। इसके अलावा एक जो प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें भी ऑयल सीड को शामिल किया गया था ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च का अदारा, एक्सटेंशन का अदारा और हमारे जो इस्लामाबाद वाले कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और साथ काश्त के साथ इंडस्ट्री को लिंक किया जाए ताकि इसी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़े वैसे वैसे कंजम्पशन भी उसकी बढ़े। ऐसे कंजम्पशन जितनी देर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी उतनी देर फिर जिम्मेदार का जो प्रोड्यूस है वो सेल नहीं होगा, तो जिस वजह से वो जिम्मेदार फिर छोड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक तो इसीलिए सनफ्लावर, सूरजमुखी, सोयाबीन, कैनोला, ये सारी फसलें जो है उसी वक्त की जो है पैदावार इसकी ज्यादा होगी जब जिम्मेदार को इंडस्ट्री के साथ लिंक किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी रियाज साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग आपके अयूब इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जो फैसलाबाद में है, वहां पर हम लोग देखना चाहेंगे कि आप यहाँ पे किस तरह तजर्बाती काम कर रहे हैं, आपका फील्ड वर्क देखना चाहेंगे, जो कि मेरा ख्याल है आपके स्टाफ के साथ हम लोग करना चाहेंगे ये सारा काम। और फील्ड वर्किंग में भी चेक करेंगे, नाज़रीन फील्ड वर्क में भी जाएंगे और फील्ड वर्क में ये देखेंगे कि यहाँ पे तजर्बाती काम किस तरह हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, फील्ड वर्क्स में वर्कर जो है वो किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें होंगी और आपको रियाज साहब ने बड़ा अच्छा गाइड किया और ये भी बताया कि जो कंटेनर्स वहां पे खड़े हैं सोयाबीन के वो किस लिए खड़े हैं, यानी कि इतना बड़ा शोर और बड़ा ब्लंडर बनाया जा रहा है, ये किस लिए। खैर मेरा जो प्रोग्राम है वो नॉन पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा और ये सारी बातें फील्ड वर्क्स में हम चलते हैं और फील्ड वर्क्स में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस और फील्ड वर्क में।
वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं तेलदार इजनास के बारे में सारी मालूमात। अब हम लोग फील्ड में आ चुके हैं और रियाज साहब ने हमारे फील्ड वर्कर्स के लिए सारा इंतजाम किया। फील्ड वर्कर्स हमारे साथ हैं और इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर साजिदा हबीब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर्स के बारे में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा मालूमात रखती हैं, और हम इनसे कोशिश करेंगे कि काश्तकार हजरात के लिए और आम व्यूवर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करें सनफ्लावर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सनफ्लावर के हवाले से आप जरा थोड़ा सा गाइड करें कि ये कैसे होता है, इसकी फसल कैसे होती है और इसके लिए क्या करना पड़ता है। आया कि हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं? कुछ ज़रा तफसील से बताएं हमारे नाजरीन को। जी, पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इस क्रॉप को अहमियत देते हुए इसको जो है ना फार्मर तक पहुंचाने का मौका दिया। पहले तो ये सीन था कि सूरजमुखी का जो सीड है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी लाइंस बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे सीड मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब काश्तकार के लिए खुशखबरी है कि हमारे जो रिसर्च के लोग हैं उन्होंने हाइब्रिड बना लिए हैं और बेहतरीन पैदावार के हामिल हाइब्रिड्स बनाए हैं। इसमें मकसद दुरानिया के हाइब्रिड भी हैं जो कपास के जो है इलाकों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं, 3 से 4 महीनों में पककर तैयार हो जाते हैं और इसको आसानी से कपास और चावल की 2 फसलों के दरमियान आसानी से काश्त किया जाता है। और खासतौर पर हमारे जनूबी पंजाब में ये हाइब्रिड बड़ी कामयाबी से काश्त हो भी रहे हैं। तजर्बाती तौर पर हमने अपने ट्रायल लगाए भी हैं। तो ये जो पहले जो हम लाइनें मंगवाते थे उसका ये तरीका होता था कि कभी मतलब जब इंपोर्ट बंद हुई तो वो किसान के लिए सीड अवेलेबल नहीं होता था। अब हमारे जो है हाइब्रिड अवेलेबल है, लेकिन इसको मास स्केल पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा प्राइवेट के मतलब ताउन से उनकी जरूरत है, प्राइवेट सीड कंपनीज की, या हुकूमत जो है ना पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को इस तरह से स्ट्रेंथन करे कि हाइब्रिड का सीड जो है वो अपना मुल्क की सतह पर तैयार करें और किसान के लिए इसकी फराहमी आसानी से हो सके। अच्छा, मुझे बताइए कि सनफ्लावर हमारा कितने एकड़ पे चल रहा है? आपका ये जो सारा फॉर्म है इस पे आप तजर्बात कर रहे हैं, तो इस पे तजर्बात कितने किस्म की ये आपने सनफ्लावर्स जो हैं इसके उगाए हैं? इसमें हमारा एक तो बेसिक लाइंस है, हमारा जर्म प्लाज्म है जिनसे हम हाइब्रिड तैयार करते हैं। तो इसके अलावा हमारे जो हाइब्रिड तैयार हो जाते हैं उनको टेस्ट करने के लिए अपने जो है माहौल के मुताबिक, अपने टेम्परेचर के मुताबिक उनको हम टेस्ट करते हैं और ऑल ओवर पंजाब जो है हम इसको मुख्तलिफ जगह पर लगाते हैं, उसकी अडेप्टेबिलिटी देखते हैं। जो हाइब्रिड बेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको फिर हम नेशनल लेवल पे जो है हमारे न्यूसेट का जो इदारा है वो इसको परफॉर्मेंस की बेस पे इसको चेक करता है और इसको फिर रिकमेंड कराते हैं। आगे इसके मराहिल हैं हाइब्रिड के मतलब पास होने के, तो उन सारे मराहिल से गुजर कर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाइब्रिड जो है मुल्की सतह पर आ चुके हैं और उनकी पैदावार मतलब बेहतर है। तो ये किसान को अब ये मसला नहीं होगा कि हमारे जो है पहले जो हम बाहर से सीड मंगाते थे या हाइब्रिड मंगाते थे वो लंबे दुरानिये के थे, तो अब ये हमारी जो है क्रॉपिंग स्कीम उनमें आसानी से फिट हो सकते हैं और अच्छी पैदावार दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा हबीब और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और बड़ी अच्छी मतलब ब्रीफिंग की। इस वक्त जो यहाँ पर बीज है हाइब्रिड का वो अभी पहले इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है काश्तकारों के लिए और आसानी मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलाना चाह रहे हैं। लाजमी बात है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हैं, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब जिस तरह काम कर रहा है इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ठीक है और हम आगे चलते हैं और एक और यहाँ पे फील्ड वर्कर हैं उनसे भी बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना कमर, ये साइंटिफिक ऑफिसर हैं सनफ्लावर की, खसूसी सनफ्लावर की जो यहाँ पे फसल लगी हुई है, यहाँ पे जो क्रॉप है उसके मुतालिक ये साइंटिफिक ऑफिसर हैं, इनसे बात करेंगे। रिजवाना साहिबा जरा बताइएगा हमें कि ये क्रॉप का सिलसिला कैसे शुरू होगा, किस तरह हम लोग इसको उगाएंगे, किस तरह पानी देंगे, क्या इसकी ज्यादा एहतियाती तदाबीर है, वो हमारे काश्तकार हजरात को बताइएगा जरा। जी, सबसे पहले तो ये सूरजमुखी काश्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इसका वक्त काश्त का ख्याल रखा जाए। इसको जो भारिया सूरजमुखी है ना वो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जनूबी पंजाब में ये दिसंबर में लगाई जाए, जबकि ये जो हमारा इधर ये मैदानी इलाका ये फैसलाबाद और ये बस्ती पंजाब है ना यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जनवरी में लगाया जाए। तो इसको लगाने के लिए आप भारी मेरा जमीन का इंतखाब करें, साथ कोशिश करें कि इसके इर्द गिर्द दरख्त जो कम हो ताकि परिंदों का जो अटैक होता है ना वो कम से कम हो। फिर इसके बाद ये है कि इसको जमीन को अच्छी तरीके से तैयार करें, जो महकमा ज़राअत की तरफ से रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनको पूरा का पूरा उस पर अमल दरामद किया
किया जाए और अच्छे तरीके से जमीन काश किया जाए, हल चलाया जाए, सुहागा चलाया जाए। अगर जमीन की तैयारी के वक्त लेवलिंग की जरूरत है तो लेजर लेवलर यूज किया जाए। फिर इसके बाद ये है कि जो इसकी खादों का जो तनासुब है वो मुकम्मल तरीके से यूज किया जाए। इसमें ये है कि एक बोरी जो है ना हम लोग रिकमेंड करते हैं कि SOP की डाली जाए, दूसरी है कि 2 बोरी यूरिया और 1.5 बोरी जो है ना वो DAP इसमें डाली जाती है। फिर ये है कि इसमें ना 2 किलो बीज जो है वो फी एकड़ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और इसकी काश जो है हम लोग तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप खेलियों पे करें। खेलियों पे काश करने से इसका एक तो बीज का उगाव बेहतर होगा, दूसरा ये कि पानी की कम से कम जरूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा इसके अपाशी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जब इसमें ये क्रॉप क्रिटिकल स्टेज पे होती है उस टाइम इसकी अपाशी का जो वक्फा होता है, दौरानिया होता है, उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका बीज बन रहा होता है उस टाइम जो है ना वो दर्जा हरारत काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना इसका बीज बनने का अमल मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जिस टाइम जो है फूल बन रहे हो या बीज बन रहा हो उस टाइम आप इसको पानी लगाएं और जिससे इसकी पैदावार जो है वो बढ़ जाएगी। फिर इसके अलावा ये है कि इस पे तोतों का बहुत ज्यादा अटैक होता है, उन तोतों से बचाव के लिए आप इसमें ड्रम बजा सकते हैं। इसके अलावा आप वो चमकीली पट्टियां लगा सकते हैं या कोई और पटाखे वगैरह बजा के ना आप तोतों को उड़ा सकते हैं। तो अगर उससे बचा लेंगे उसके बाद फिर आप जो है इसकी बर्दाश्त का शुरू हो जाता है। फिर ये है कि जब आपकी जो फसल है वो मुकम्मल तौर पे जब खुश्क हो जाती है तो आप उसको दराती से काट लें या अपने कंबाइन हार्वेस्टर का भी हमने एक तजर्बा किया, आप वो इस्तेमाल करें। तो इसको थ्रेश करें, इसको धूप में कुछ अरसे के लिए इसको सुखाएं, फिर उसके बाद इसका बीज निकालें। फिर इसको स्टोर करने के लिए ये कहा जाता है कि इसको 8% मॉइस्चर कंटेंट पे इसको स्टोर करें, तो इससे आपका जो है पैदावार भी बढ़ेगी और आपको इससे ना फायदा भी ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके ऊपर जो बीमारियां हैं, क्योंकि लाजिमी बात है हर फसल की बीमारियां हैं, उस बीमारियों के बारे में बताएं कि वो किस किस स्टेज पे कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि एक चारकोल रॉट डिजीज में आती है, उससे बचाव के लिए करना चाहिए। वैसे तो जितने भी हमारे यहाँ पे सीड अवेलेबल होते हैं ना उस पे सीड ट्रीटमेंट किया होता है, तो जितनी भी सीड बोर्न डिजीज है ना वो तो कम ही आती हैं। उसके बाद यह है कि इस पे कोई अगर चारकोल रॉट वगैरह आती है तो आप उसका जो रिकमेंडेड स्प्रे है वो करें। फिर इसमें एक वो होता है हेड मॉथ आता है जो बीज बनने के अमल को ना मुतासिर करता है, तो उससे बचाव के लिए जो महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा जहरें हैं वो इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी फसल को तो काफी फायदा होगा। अच्छा, ये इसमें सर्टिफाइड हैं जो जहरें आप बता रही हैं या खाद, ये सारी सर्टिफाइड हैं? अगर काश्तकार को कहीं से लेनी पड़े तो वो किस तरह क्या नाम लें, या सर्टिफाइड कह के, या आप उसको कोई दुकान या कोई स्टोर मेंशन करें? महकमा ज़राअत की जो रिकमेंडेड डीलर है ना आप उनसे रब्ता करें, उधर से आपको सारी की सारी जहरें और ये जो जितनी भी दवाइयां ना ये मिल जाएंगी। महकमा ज़राअत के डीलर्स में? महकमा ज़राअत के जो सिफारिश करदा डीलर्स हैं उनसे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी रिजवाना साहिबा जो कि साइंटिफिक ऑफिसर थी सनफ्लावर की, स्पेशल सनफ्लावर क्रॉप की, और इन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव मतलब आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन पे चाहिए और इसके मुताबिक बिल्कुल काश्तकार को काम करना चाहिए। हमारे साथ और भी साइंटिफिक ऑफिसर्स मौजूद ही हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम लोग आपको पूरी A to Z स्टोरी बता रहे हैं कि सनफ्लावर जैसे आपने काश्त करना है और उसके बाद बर्दाश्त तक, ये पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं आपको, ताकि आपका कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे आपकी पैदावार में कमी आ सके या आपकी सनफ्लावर की जो फसल है वो खराब हो सके। आइए चलते हैं और दूसरी जानिब। हमारे साथ एक और साइंटिफिक ऑफिसर मौजूद है, हुमा कमर। इनसे बात करेंगे सनफ्लावर के हवाले से और सनफ्लावर की जो तेल की अहमियत है वो आपको बताएंगे, और ताकि आप लोगों को सबको पता लगे कि इस तेल की कितनी अहमियत है और इसको खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आज हुमा बताइएगा हमारे काश्तकार हजरात को भी, एक इसलिए कि इसकी तेल की कितनी अहमियत है, और दूसरा हमारे सारे व्यूवर्स जो हैं देखने वाले कि इस तेल की क्या अहमियत है, इसको खाने से आया कि सेहत मुज़र सेहत है या कि हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है? सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेहत के हवाले से जो काश्तकार हमारे भाई लगा रहे हैं उनको भी अगर ये पता हो कि हमारी सेहत में इसका क्या अहम रोल है तो ज़रूरी वो अपने एटलीस्ट कम से कम वो अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूर लगाएंगे। अगर हम बात करें एक आम कुकिंग ऑयल की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर अपने घर में, कोई भी ब्रांड है, तो अगर आप उसकी तहकीक करें तो आपको पता चलेगा वो आप 70 से 80% उसमें ब्लेंड है पाम ऑयल जो हम इम्पोर्ट कराते हैं। इम्पोर्ट का उसका बिल बहुत ज़्यादा है, तो मतलब इतना हैवी दामों से खरीद के हम
अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। उसके मुतबादल अगर हम अपना सूरजमुखी लगाएं और उसका तेल इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत पे बड़े अच्छे असरात होंगे। जो पाम ऑयल है जो हमारे ब्रांड्स में इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर इस तरह करता है कि वो हमारे वेन्स में यानी कि ब्लड वेन्स में जम के हार्ट के प्रॉब्लम्स का सबब बनता है। तो जो अगर आप सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करें तो उसमें हमारे सेहत के लिए तो बेहतरीन है ही है। वो उसमें ऐसे अज्जा मौजूद नहीं है जो कि आपको हार्ट डिजीजेस का मसला बनाए। दूसरा उसमें बहुत अच्छे अज्जा मौजूद हैं जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। बहुत शुक्रिया जी। हुमा कमर हमारे साथ बात कर रही थी जब, और ये बिल्कुल जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है आप इसको ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि इससे हार्ट डिजीज नहीं होगी और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कुकिंग ऑयल तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड है कि हम लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या आया कि पाम ऑयल यूज करने के साथ मिक्स करके करना है या फिर सनफ्लावर करना है। हमारी अपनी फसल है, पाकिस्तानी है, और सनफ्लावर कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा है। आपको अफादियत का भी पता लग गया और बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल करें। हमारे साथ और भी मौजूद हैं और साइंटिफिक ऑफिसर्स भी हैं, और साथ में हम आपको लैब भी दिखाएंगे जहां पे ये तजर्बाती चीजें हो रही हैं, यानी कि कितनी लैब ने तरक्की की है, यहां से कितनी जिद्दत आ चुकी है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है ऑयल सीड के साइंटिस्ट हैं हाफिज साद बिन मुस्तफा। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो सारे ऑयल्स हैं, आया कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं इनकी फसलें जो हैं वो काश्त हो सकती। आया कि अगर पाकिस्तान में सारी फसलें काश्त हों इसकी, और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से ऑयल लेके आते हैं और बाहर से इतनी भारी ड्यूटियां देकर, और हम लोग मनमानी उनकी होती है, उनके सारे के जो भी उनका रेट है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, उसके मुतालिक पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सब सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं ऑयल एंड सीड के और बड़े साल से बरसे से काम कर रहे हैं, क्या आया हम लोग जितने ऑयल्स हैं उसकी क्या हम लोग फसल यहाँ काश्त नहीं कर सकते? क्या हमारा पाकिस्तान ऑयल सीड्स में खुद कफील नहीं हो सकता? इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं और इसके लिए क्या इक़दामात करने चाहिए आगे, ये जरा प्लीज बताइए। जी शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी फर्टाइल ज़मीन पाकिस्तान और सब कुछ इसमें मुख्तलिफ किस्म के मौसम दिए और नहरी निज़ाम दिया, तो ज़रूर हम यहाँ पे काश करके और ख़ुद कफील हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक हमें सिस्टमाइज जो प्लानिंग है एग्रीकल्चर की, उसकी ज़रूरत है कि पूरे मुल्क के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने कि किस किस क्रॉप की मुल्क को कितनी ज़रूरत है, गंदम की कितनी ज़रूरत है, कॉटन की कितनी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इस दालें हैं, मुख्तलिफ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अजनास हैं वो कितनी ज़रूरत है, और उनके लिए कौन कौन से मुल्क के एरियाज हैं वो जो है वो सूटेबल है, वहाँ पर हम काश करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसे इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिसी मुल्की लेवल पे एक बने, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, रिसर्च भी, और जितनी इंडस्ट्री है वो इसमें बैठ के एक जामे पॉलिसी बने, चाहे उसमें कोई गवर्नमेंट आए वो पॉलिसी चलनी चाहिए। उसमें हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रेंथन होगी, हमारा फार्मर स्ट्रेंथन होगा, और उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, जिससे हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। अब ऑयल सीड की अगर बात करें तो ऑयल सीड के अंदर भी हम इसमें अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जितनी भी क्रॉप्स पे काम कर रहा है, हमारा मैंडेट है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी और उसका जो बुनियादी सीड है वो दें, वो आगे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं और उसके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है उसको मल्टीप्लाई करके वो फार्मर तक पहुंचाए। अब अयूब रिसर्च अपना काम कर रहा है, ना सिर्फ वो अच्छी क्वालिटी का जो मदर सीड है, बेसिक सीड है, अच्छी वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज और ऐसे हाइब्रिड डेवलप कर लिए हैं जो हमारी मौसमी जो हालात है, अब मौसमियाती तब्दीली हो रही है, उसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब आगे है कि जो ब्रिज बीच में कमी आ रही है कि वो फार्मर तक वो टेक्नोलॉजी सही तरीके से नहीं पहुंच रही, उस गैप को खत्म करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी सही मानों में, ना सिर्फ वो सीड, उसको काश करने का तरीका और वो सारी चीज पहुंचे और उसकी पूरी वैल्यू चेन पे काम हो। जब हम ये इस चेन पे काम कर लेंगे, हम अपना, हमारा जो जिम्मेदार है, तकरीबन 80% से ज्यादा ऐसा काश्तकार है जिसके पास छोटे रकबे हैं, उसके पास वसाइल नहीं है,
उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते, उसके पास खाद खरीदने के पैसे नहीं होते, और अगर वो खरीदता है तो उधार पे खरीदता है। अब वो जो दुकानदार है उसे उधार पे वो जो चीज गंद उठा के अपनी दुकान का वो दे देता है और अपनी मर्जी का रेट लगता है, और वो बंदा खुद आके शहरों के अंदर मजदूरी कर रहा होता है, उसके घर वाले पीछे से उसकी जमीन देख रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। हमारी वैरायटीज का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और हम देखें दुनिया साल में 1 फसलें ले रही है, हम 3-3 फसलें पे आ चुके हैं। तो लेकिन जरूरत क्या है कि हम अपने काश्तकार को ना सिर्फ अवेयर करें, उसे एजुकेशन दें, उसके साथ साथ उसको जो है अच्छी टेक्नोलॉजी उस तक पहुंचाएं, और सबसे आखिर में जब उसकी प्रोड्यूस आती है उसकी प्रोक्योरमेंट अश्योर करें विद रीजनेबल प्राइस के उसको प्रॉफिटेबल हो, और अगले साल जो है वो फार्मर उसको खुशी से लगाए। इस सिलसिले में ऑयल सीड के अंदर जिस तरह आपने सोयाबीन की बात की, सोयाबीन एक नई फसल पाकिस्तान के अंदर है। हम उसके लिए जो हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है, क्योंकि ये जो सोयाबीन है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एक फूड सिक्योरिटी क्रॉप है क्योंकि इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है और अच्छी ही क्वालिटी का ऑयल मौजूद है। अब ये हमने मुल्क में किस तरह काश्त करनी है? जीएमओ सोयाबीन बाहर से आ रही है, कब तक हम बाहर से पैसे खर्च करके लेंगे? इसे हमें अपने मुल्क में काश्त करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपनी लोकल जो क्लाइमेट में अडॉप्टेबल वेराइटीज हैं वो वेराइटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस सिलसिले में हमने 2 वेराइटीज, एक जैसे रियाज साहब ने आपको बताया आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन, ये ना सिर्फ अच्छी पैदावार की हामिल है बल्कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंट है, और इनके जो ऑयल और मील की क्वालिटी है वो अमेरिकन या ब्राजीलियन जो सोयाबीन है उसके एट पार है। तो इंडस्ट्री से बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। अब हम कोलैबोरेटिवली जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सीड कंपनीज और जो हमारी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फिश इंडस्ट्री और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, मिलके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की सतह पे इसका बीज बने और ये फार्मर इसे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एक प्रॉफिटेबल क्रॉप सामने आए, ताकि हम मुल्क की जरूरियात को अपने मुल्क में ना सिर्फ पैदा करें, इसमें हम खुद कफील हों, बल्कि एक्सपोर्ट करके इससे अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा हम ज़र मुबादला कमा सकें। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह हाफिज साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया है कि हम लोग किस किस तरीके से करके हुकूमत पंजाब, प्राइवेट सेक्टर और महकमा ज़राअत पंजाब, ये सारे मिलके किस तरह हम लोग ऑयल सीड्स का काम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फसल सारी की सारी पूरी की पूरी यहाँ पे जितनी ऑयल एंड सीड्स हैं यहाँ पर हम उगा सकते हैं, और हमारा वाकई पाकिस्तान खुद कफील होगा इस चीज़ में। और हम बल्कि जिस तरह बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री में जाके आपको बताएंगे कि सनफ्लावर्स की किस तरह तजर्बाती चीजों से गुजरता है और कितनी इसकी नई इकसाम आ चुकी हैं, जब से लेबॉर्ट्री बनी है कब से कितनी जिद्दत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे लेबॉर्ट्री। वेलकम बैक नाजरीन, और हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं ऑयल सीड जो डिपार्टमेंट है उसकी लैब में, और हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद हैं, और ये हमें सारी लैब की सैर भी करवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मुझे आलात नज़र आ रहे हैं और ऐसी ऐसी मशीनरी जदीद नज़र आ रही है कि जो कि सेकंडों में हमें हाफिज साहब ने बताया कि जी वो इसका एनालिसिस कर देती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। हाफिज साहब ये बताइएगा, ये जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी मशीनरी जो है ये एनालिसिस के लिए है? जी बिल्कुल, ये हमारी हाईटेक ऑयल टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे हम सिर्फ जो ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो तेलदार अजनास की अकसाम है उनकी ना सिर्फ पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर डिजीज जो मुख्तलिफ बीमारियां और जो कीड़े हैं उसके कंट्रोल पे भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके बाद जो उसका ऑयल निकलता है या उससे जो मील बनती है उसकी क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं कि जो ऑयल है वो इंसानी सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो, और जो उससे मील जो बनती है जिससे आगे फीड बनती है एनिमल्स, पोल्ट्री और फिश के लिए, वो भी हाई क्वालिटी हो। उसके लिए यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको मेरे पीछे मशीन नजर आ रही है ये सॉक्सलेट अपरेटस है, और ये एक पुराना
पुराना मेथड है और लेकिन सबसे ऑथेंटिक मेथड है। इसके जरिए हम किसी भी जो सीड है उसके अंदर ऑयल की मिकदार, कितने परसेंट तेल है उसके अंदर, उसके साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन कितनी है, इन दोनों चीजों को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये बड़ा ऑथेंटिक लेवल पे ये हमें साथ साथ दे सकता है। ये आपसे कितना टाइम लेता है एनालिसिस में? ये इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। जो हम पूरा वो सैंपल्स होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं और वो उसके साथ उसकी वो क्वांटिफिकेशन कर देता है कि इसके अंदर ऑयल कितना है और प्रोटीन कितनी है। इसके साथ साथ अब हमारे पास बड़ी जो दुनिया की लेटेस्ट NIR जो इक्विपमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम अपना जो ब्रीडिंग मटेरियल है और हमारी एडवांस लाइंस हैं उनको सबको स्क्रीन करते हैं कि उसके अंदर फैटी एसिड प्रोफाइलिंग, अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग, कि वो किस तरह उसके अंदर जो फैटी एसिड है उसमें मुजरसियत यानी सैचुरेटेड फैट्स कितनी है, और उसके साथ सैचुरेटेड फैट्स के अंदर कौन कौन सी फैट्स हैं, और इसी तरह अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो इंसानी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, उनकी मिकदार कितनी है। खास तौर पे केनोला के अंदर जो एरोसिक एसिड एक बड़ा आंसर होता है और ग्लूकोसाइनोलेट, उसको मेजर करके उसके बाद जब वो हमारे वो वैरायटी अगर यील्ड के अंदर अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंस है, उसके अंदर इंसेक्ट के अगेंस्ट टॉलरेंस है, फिर क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर ऑयल की मिकदार भी अच्छी होनी चाहिए। वो जब सारी चीजों पे अपने स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है उसके बाद हम उसे वैरायटी अप्रूवल के लिए भेजते हैं यहाँ से। अच्छा, मुझे बताइएगा, भी आपने बात की वो कीड़े मकोड़ों पे भी रिसर्च होती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऑयल का, वो कीड़े मकोड़ों पे किस तरह आप रिसर्च करते हैं? उनको भी ला के चेक करते हैं या कि फिर इसी में से ऑयल निकाल के उसको देखते हैं कि क्या उसका कुछ प्रोसीजर थोड़ा सा बताइए। उसमें देखें जी, जिस तरह आप हम फील्ड से आए हैं, फील्ड के अंदर मुख्तलिफ ट्रायल लगे हुए थे। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ डिसिप्लिन के साइंटिस्ट हैं। एक ब्रीडर्स हैं जो वैरायटी डेवलपमेंट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। दूसरे एंटोमोलॉजी के साइंटिस्ट हैं जो कीड़ों के हवाले से उस क्रॉप के ऊपर जो हमारी एडवांस लाइन आती है उसकी स्टडी करते हैं। वो आर्टिफिशियली भी इंसेक्ट को उसके अंदर कैरियर करके उसके जरिए भी उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बाकी भी उसकी रेजिस्टेंस के हवाले से स्टडी करते हैं। इसके साथ पैथोलॉजी वाले भी हैं। वो पैथोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो ना सिर्फ लैब में इनाकुलम के जरिए उसकी स्टडी करते हैं बल्कि फील्ड के अंदर भी उसको चेक करके जब वो कहते हैं कि ये जो हमारी वैरायटी है टॉलरेंट है, तो वो फिर आगे उसको मूव करते हैं। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो इंसेक्ट हैं, डिजीज हैं, ये भी चेंज हो रही हैं, तो इसलिए हमें अब ये ज्यादा तेजी से जो है क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर हैं इन पे हम काम कर रहे हैं और ऐसी वैरायटीज लेके आ रहे हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंस इनके अंदर अच्छी है और हमारे खासतौर पे हाई टेम्परेचर क्लाइमेट है, इसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब सब आपने भी जिक्र किया एक बड़ी जदीद मशीनरी का जो सेकंडों के अंदर एनालिसिस करती है, हम वो आपकी मशीनरी देखना चाहेंगे। आइए नाज़रीन, वो मशीनरी देखते हैं जो कि सेकंडों के अंदर एनालिसिस करती है, क्योंकि ये मशीनरी जो है ये एक पुरानी मशीनरी इनके पास, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन लगते हैं इसको एनालिसिस करने में, लेकिन 2 से 3 दिन का वक्त सेकंडों में जो मशीनरी मूव कर रही है और सेकंडों में उसको कर रही है सारा एनालिसिस। उसको देखते हैं कि वो किस तरह की मशीनरी है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको स्पेशली कि महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी जिद्दत और तरक्की कर चुका है। इसमें बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम जिस लैब में जा रहे हैं उस लैब में हमें जदीद तरीन मशीनरी नजर आ रही है। हम जहां पे जा रहे हैं वहां पे हमें जिद्दत नजर आ रही है। यहाँ का स्टाफ इतना एनर्जेटिक है, साइंटिस्ट से लेके फील्ड वर्कर्स तक सारे जितने भी हैं यहाँ पे वो इतने एनर्जेटिक है। उनके अंदर एक हौसला, एक पैशन है कि हम लोगों ने इसके लिए, ज़राअत के लिए कुछ काम करना है। तो कितनी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए कि आपका जो भी फील्ड है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका काम भी ऐसे ही होना चाहिए कि बड़ा एनर्जेटिक बंदे को होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप बिल्कुल सही से करें और उस पर तहकीक, और सबसे बड़ी बात तहकीकाती, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई तहकीक कर रहे हैं और आपने किसी चीज को इजाद करना है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपका एक पैशन होना बहुत जरूरी है। और मैं बड़ी शिद्दत से आपको दिखाना चाहूंगा कि एक जो मशीनरी है जिसने 3 दिन का टाइम सेकंडों में कन्वर्ट कर दिया है। आइए देखिए। अच्छा जी, ये वो मशीनरी है जो कि दिनों का काम सेकंडों में करती है और ये बड़ी अच्छी बात है। आप सब, ये तो बड़ी जदीद मशीनरी मुझे नजर आ रही है, ये दिनों का काम। और ये देखिए मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा रहा है तो ये उन्होंने सैंपल इंसर्ट किया इसमें और उसके बाद इन्होंने उसको एक कमांड दी है और ये कमांड में वो प्लीज वेट कर रहा है और ये सेकंडों में, और ये मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट आ गया है। वेरी गुड जी, ये माशाल्लाह जबरदस्त जी। महकमा ज़राअत पंजाब को अप्रिशिएट करता हूं मैं, और बड़े ये इनका इतना अच्छा इनिशिएटिव है और ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि जिद्दत है, ये एक तरक्की की तरफ एक सबसे बड़ा कदम है। कि देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा है तो मॉइस्चराइजर, ऑयल, प्रोटीन, ऐश, फाइबर, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पैल्मिटिक
एसिड, स्ट्रिक एसिड, ये सारी चीजें उन्होंने जितने केमिकल्स हैं या जो भी इसमें सारी ऑब्जर्वेशन है, ड्राई बेसिस, ये सारी चीजें उसने ये यहाँ पे इधर परसेंटेज दे दी है। और ये बहुत जदीद किस्म की मशीनरी है। आप सब इस मशीनरी के बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमारे इंजीनियर अहमद नवाज गिल साहब हैं, इस इंचार्ज हैं और बड़े डेडिकेटेड किस्म के साइंटिस्ट हैं। ये हमारे पास इस मशीन को कहते हैं NIR, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। इसके साथ जिस तरह हमने पहले देखा हमारे पास सॉक्सलेट अपरेटस था, एक तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेता था, दूसरा सिर्फ वो दो हमें या तो हम ऑयल परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज ले सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं ना सिर्फ हम ऑयल ले रहे हैं प्रोटीन, बल्कि इसकी ऑयल की आगे मजीद प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं और ये इसकी प्रोटीन की भी इसी तरह सोयाबीन के अंदर ये प्रोफाइलिंग कर देता है। इससे ना सिर्फ एक टाइम हमारा कम हुआ, दूसरा हम ये देखने में तो कि ये है कि ये एक मशीन है और इससे ये चीज आई है। इसके पीछे जो साइंस है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ी, जो वैरायटी डेवलपमेंट करने की, जब से हमारे पास ये 2018 में आया है। 2018 के बाद हम 15 से 20 जो वैरायटीज जो है वो दे चुके हैं। इससे पहले 20-25 सालों के अंदर हमने इतनी वैरायटीज नहीं दी थी। उसमें क्या आया कि हम हर स्टेप के ऊपर 15 साल लगते हैं एक वैरायटी डेवलप करने में, ठीक है, और उसके हम हर स्टेप पे स्क्रीनिंग करते हैं और ये फास्ट हो गया हमारा क्वालिटी एनालिसिस के लिए। पहले हमें PCSIR को भेजना पड़ता था या किसी और इदारों में भेजना पड़ता था और वो ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती थी। अब ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इससे ना सिर्फ हम अपने इदारे के अंदर जो है अपनी जो ब्रीडिंग मटेरियल है, अपनी एडवांस लाइंस हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं क्वालिटी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सीड कंपनीज हैं, वो सब भी इससे फायदा उठा रही हैं और अपना मटेरियल स्क्रीन करती हैं बिफोर वैरायटी अप्रूवल। और वैरायटी अप्रूवल के अंदर वो जब जाता है तो उनको यहाँ से पहले उनका टेस्ट हुआ होता है और उसके बाद जो हम PARC है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उसको भी फैसिलिटेट करते हैं कि वो कोडिंग फॉर्म के अंदर जो प्रोमिसिंग वैरायटीज होती हैं, कैंडिडेट वैरायटीज होती हैं, वो हमारे पास भेजते हैं और हम उनको स्क्रीन करके उनका क्वालिटी एनालिसिस कोडेड फॉर्म में दे देते हैं। इस तरह मुल्क के अंदर एक क्वालिटी ना सिर्फ अच्छी पैदावार की हामिल वैरायटीज आ रही हैं, बल्कि उनके अंदर जो क्वालिटी ऑयल है और क्वालिटी मील है वो भी बड़ा अच्छा उसके अंदर मौजूद है। और ये सारा क्रेडिट अहमद नवाज गिल साहब और यहाँ पे हमारी मैडम शाजिया होती हैं, इन लोगों को जाता है कि ये बड़े एफिशिएंटली, इन्हें बड़ा काम करना पड़ता है, इस पे इवन रात तक इन्हें बैठना पड़ता है जब वो हजारों की तादाद में हमारे सैंपल इनके पास आते हैं और वो टाइम लिमिट होते हैं कि आपने इतने टाइम के अंदर करके देना है ताकि हम उसको आगे, जानदार चीज है, उसको हम आगे सिलेक्शन में लेके जा सके, उसकी नेक्स्ट सोइंग कर सके और प्लान उसके अकॉर्डिंगली बना सके। क्योंकि अगर हम एक वैरायटी बना लेते हैं, उसकी जील्ड बहुत अच्छी है, उसके अंदर इंसेक्ट टॉलरेंट, क्लाइमेट चेंज, लेकिन एट द एंड क्वालिटी उसकी खाने के काबिल नहीं है, खास तौर पे कनोला के अंदर, और उसी के एसिड ज्यादा है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एज ए इंडस्ट्रियल ऑयल तो यूज होगा लेकिन एडिबल पर्पस के लिए नहीं होगा। इस हिसाब से इसकी बहुत जैसे एसिड जो है ये 0.84%, इसका मतलब है कि जो है ना हमने कम इसमें जो है वो लेके पॉइंट ये, और उसी के एसिड है ये वाला 0.34% जो इन्होंने सैंपल रखा है, यानी दुनिया का स्टैंडर्ड है कि लेस देन 2% होना चाहिए, और ये तो माइनर बिल्कुल ट्रेसिस के अंदर है कि इस वैरायटी के अंदर ये बहुत कम मिकदार में है और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं लोग यहाँ पे चेक करवाने के लिए इस मशीनरी के ऊपर? क्योंकि ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑयल सील्ड कैलिब्रेटेड की ये वाहिद मशीन है जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए ये पूरे पाकिस्तान में है, एक ही पाकिस्तान में अभी तक ये ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है जो वर्किंग हालत के अंदर है और इस तरह ऑयल क्वालिटी एनालिसिस करके दे रही है। तो ये आप प्राइवेट सेक्टर से कुछ चार्ज भी करते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मुनासिब सी फीस रखी हुई है, तो फीस वो उन्हें पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी करनी पड़ती है अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी सेम है और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सेम है, और वो नॉमिनल फीस के ऊपर ये उन्हें विद इन 2-3 डेज के अंदर जो है गिल साहब करके उनको डिस्पैच भी कर देते हैं एनालिसिस। बड़ा मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ जी महकमा ज़राअत पंजाब को, और माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में जो है वो एक ही मशीन है यहाँ पे, और जो कि दिनों के एनालिसिस जो है उसने सेकंडों में कर दिए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है जी। बिल्कुल, आज हम लोगों ने आपको ऑयल एंड सीड का जो डिपार्टमेंट है अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसकी सैर भी करवाई
और उसके मुतलका सारे लोगों से मिलवाया। आपने प्रिंसिपल साइंटिस्ट से भी मिले और वहाँ पर जो मौजूद थे साइंटिफिक ऑफिसर्स उनसे भी मिले, फील्ड में जो वुमेंस काम कर रही हैं उनसे भी मिले आप लोग। और बड़ी अच्छी बात है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शाना बशाना काम कर रही हैं उनके, और इतनी अच्छी रिच नॉलेज है उनको सनफ्लावर के मुतल्लिक। यानी कि किसी भी क्रॉप पे कोई भी ड्यूटी है तो यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महकमा ज़राअत पंजाब का हर स्टाफ वर्कर जो है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल लेवल का है या चाहे वो फील्ड असिस्टेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर है, सब लोग बड़े अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं जिस तरह उनको करना चाहिए। उनके पैशंस, उनकी लगन बहुत अच्छी है। यानी कि एक साइंटिस्ट की बात करूं, साइंटिफिक लेवल के ऊपर साइंसदान की बात करूं, तो उसके लिए पेशेंट होना, उसके लिए दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक किसी काम में दिमाग नहीं लगाएगा, इंटरेस्ट नहीं शो करवाएगा, तब तक वो कोई तहकीक नहीं कर सकता, तब तक वो कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी नहीं हो सकती उसकी। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर मैं मिला, मैंने देखा और आपको भी सुनाया, वो सब के सब लोग बड़े एफिशिएंट हैं और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंजीनियर हैं, वो उन्होंने कहा कि किसी टाइम पे हाफिज साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे रातों लग जाती है। यानी कि अपने टाइम को ना देखते हुए कि टाइम क्या हो गया है, सिर्फ ये कि हमने सिर्फ काम करना है और काम को एक एक्यूरेट टाइम के मुताबिक डिलीवर करना है, यानी कि वो डिलीवरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है और काशकाश हजरात जो हैं वो इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। ऐसे लोगों से महकमा ज़राअत पंजाब के साथ जब मिलकर काम करेंगे तो हम लोग भी फायदा उठाएंगे, आप लोग भी फायदा उठाएंगे, काश्तकार हजरात भी, और मुल्क अल्टीमेटली तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो फिर हम लोग सब तरक्की करेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज।